नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर एक तरह से सेमीफाइनल की तैयारी हर पार्टी कर रही है। दरअसल देश में 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम वो 5 राज्य हैं जहां इस साल मतदान होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का वक्त है और यही वजह है कि 5 राज्यों के चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी देखा जा रहा है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस सरकार चला रही है और इस राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी दमखम दिखाई गई। वहीं मिजोरम में कांग्रेस का मुकाबला मिजोरम नेशनल फ्रंट और जोराम पीपल्स मूवमेंट से होगा। देश में अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो आपको बता दें कि 545 सीटें, जिनमें से 83 सीटें इन 5 ही राज्यों में है और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होने से पार्टियों का मनोबल बढ़ेगा। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां ये गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। मेरे साहब प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी, उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतीन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग करते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीजों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमजोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें, बहुत सारी जो छोटी छोटी हमारी जातियां जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए योजना बनाना। अनुसूचित जाति, जनजाति में भी आप देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं, और उसके आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। इस बात को मुहर लगा। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे, यानी कि वोटिंग की जाएगी। 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों का रिजल्ट आएगा। तो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे फिर कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए। और इस आज की चर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुख उनसे करवा देती हूँ। आपको बता दें कि बालकृष्ण जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर आपका। बालकृष्ण जी,
5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 3 ऐसे राज्यों की बात कर ली जाए जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रहती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कांग्रेस इस बार ऐसा क्या करने वाली है कि इस बार 2018 वाला रिजल्ट या यूके की तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिल सकती हैं? बालकृष्ण जी, देखिए 2018 के अंदर इन तीनों स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, तीनों के अंदर ही जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर चोरी करके हमारी सरकार को जो है गिराया गया। इसमें जो है मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा जो थी, उन्होंने महाराज को अपने साथ लिया और इस चोरी करके एक सरकार का निर्माण करना। 2018 से भी अच्छी स्थिति में आज हम लोग हैं, उससे भी कहीं ज्यादा सीटें आने की संभावना हमारी मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में राजस्थान में भी हमारी सरकार वापस आएगी और छत्तीसगढ़ में तो कहीं दूर दूर तक भाजपा दिखती ही नहीं। जहाँ छत्तीसगढ़ में इनके पास ये भाजपा हमेशा जो है बोलती चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो पूछती है दुल्हा कौन है तुम्हारा चेहरा। वहीं आप इन स्टेट्स के अंदर देखिए, अगर हम इनसे पूछें कि आपका चेहरा कौन है तो कहीं दूर दूर तक भी कोई चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जो है वो बिल्कुल किनारे कर दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सुस्पष्ट नहीं है, शिवराज जी मुख्यमंत्री की कहीं दौड़ में नहीं है। ठीक राजस्थान के अंदर भी वसुंधरा को किनारे कर दिया गया। वस्तुस्थिति देखिए, भाजपा जो है ग्राउंड के ऊपर इतनी डरी हुई है कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ा। 7 सांसद आपके राजस्थान में उतारे गए, 7 सांसद और 2 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में भी उतारे गए। इतना घमासान होने वाला है कि दूर दूर तक जो है भाजपा डरी हुई है। खुद जो हम चंबल का इलाका, जो हम जिस इलाके से महाराज आते हैं, उस इलाके के अंदर देखिए आप, विभिन्न टीवी चैनल्स ने अपना सर्वे भी किया है, सुस्पष्ट जीत जो है वो कांग्रेस की दिख रही है। जनता ग्राउंड के ऊपर त्राहिमाम है। भाजपा बिना मतलब के जो मुद्दे होते जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल हिंदू मुसलमान, इन्हीं मुद्दों के सारे जीवित है और इन्हीं को लेके चल रही है। जबकि जनता के जो मुद्दे हैं वो महंगाई, जो जनता के जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी, जनता के जो मुद्दे हैं वो है बढ़ती हुई सामाजिक अरुपता, बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम जो नफरत की जो आग है वो इन तीनों स्टेट्स के अंदर चल रही है। अभी आपने देखा होगा कहीं आदिवासी के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में, किसी दलित के साथ में गलत कर दिया जाता है। कांग्रेस में हुआ है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में हुआ है, लेकिन राजस्थान में तुरंत कार्रवाई होती है, मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपके सर्वे भी ये कहते हैं कि तीनों ही स्टेट्स के अंदर 2018 से भी बेहतरीन पोजीशन में है। जहां छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग 60+ सीट लेके आएंगे, वहीं राजस्थान के अंदर 120 सीट लेके आएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर 150 के आसपास हमारी सीटें आने की पूरी संभावना। ठीक है। हमारे साथ बीरेन बब्बर जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बीरेन बब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। लेकिन सीधा सवाल आपसे ये कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये वो 3 राज्य हैं जहां पर आपकी तैयारी क्या है, या फिर इस बार ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई है कि क्लीन स्वीप करने वाले? क्योंकि अगर 2018 की स्थिति देखी जाए तो जनता ने आपके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। बीरेन बब्बर जी, इस बार क्लीन स्वीप की जो बात की जा रही है वो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव हो पाएगा? बीरेन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं अभी सुन रहा था, थोड़ा लेट जुड़ा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। मुझे पता नहीं कौन से प्रवक्ता बोल रहे थे, कौन सी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनका शुभ नाम क्या है, पर जिस प्रकार से उन्होंने, बालकृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हाँ, कांग्रेस के मेरे आदरणीय प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अभी घोषणा कर दी कि भी हम राजस्थान में इतनी ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इतनी ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतनी ला रहे हैं, और साथ में ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, होते कांग्रेस के शासन राजस्थान में भी हैं, बट हम वहाँ कार्रवाई करते हैं, ये इनका कहना है। तो जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, अगर हम इनकी बात को आगे लें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंदर जो परिस्थितियां हैं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछले चुनाव के अंदर जो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे जो विश्वास प्रकट किया था, उस समय कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि चुनाव जीतते ही किसानों के सभी प्रकार के लोन माफ कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए गए लोन माफ? आज भी किसान इस इंतजार में बैठा है कि कब वोट आए और कब हम धोखे का जवाब दें। ये जिस बात के ऊपर जो गलतफहमी में जी रहे हैं कि कांग्रेस में हम इतने लेकर के आ रहे हैं, जिस प्रकार से रीट की शिक्षक परीक्षा रद्द होने के बाद जो हजारों लाखों शिक्षकों का, छात्रों का जो भविष्य जो अदर में लटक गया,
उसका जिम्मेदार कौन है ये बता पाएंगे क्या? अभी ये कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। अलवर में मंदिर टूटता है, कांग्रेस की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। रामनवमी में शोभा यात्रा पे पथराव होता है, कांग्रेस की सरकार कोई नहीं कार्रवाई करती। और ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम करती है? ये जो है बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने बताया कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी हाल ही में आपके ध्यान में होगा, न्यू रायपुर के अंदर हजारों बोतलें शराब सड़क के ऊपर पड़ी हुई मिली। उससे पहले उसी क्षेत्र के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। तो आप समझिए ये पैसा किनका है। और जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं तो सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का ट्वीट आता है कि भूपेश जी को गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाद में ये लोग आपस में मिल जाते हैं। जैसे जैसे ईडी की, सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ रहा है, शराब घोटाले में आने वाला, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है डरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है अभी छत्तीसगढ़ जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले को, किस प्रकार से चेयरमैन के 6 बड़े रिश्तेदार और कई मंत्रियों के रिश्तेदारों का जिसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। जब सोर्सेज के माध्यम से जानकारी मिलती है, मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगता है कि 1 लाख से ज्यादा महिलाएं छत्तीसगढ़ में गायब हैं, 39,000 से ज्यादा बच्चे इलाज न होने के कारण, इलाज के अभाव में डेथ कर गए, 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट और 5 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले करने वाले छत्तीसगढ़ की सरकार, अगर उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं तो ये खुशफहमी, ये गलतफहमी उन्हें मुबारक हो। चुनाव की डेट आ जाए, जिस दिन चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो सारी गलतफहमियां और सही फहमियां दूर हो जाएंगी। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगी। चुनाव की डेट आ ठीक चुकी है, है। बालकृष्ण जी जवाब दीजिए। आपकी देखिए, सरकार को कितनी- भ्रष्टाचारी सबसे करार पहले दिया तो- गया है। सबसे पहले सर बता बालकृष्ण दूं जी, कि सबसे पहले बता दूं मैं कि चुनाव की डेट आ चुकी है, हमारे प्रवक्ता साथ अपडेट हो जाए। ठीक है, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि डेट्स जो है मध्य प्रदेश में 17 तारीख है, राजस्थान के अंदर 23 तारीख है और छत्तीसगढ़ के अंदर 2 चरणों के अंदर 7 तारीख और 17 तारीख। इन्होंने बहुत अच्छी बातें गिनाई। ठीक है कि हिंदू मुसलमान, अलवर के अंदर जो चर्चा करी कि जो मंदिर सर, तोड़ी गई, लेकिन अलवर की जो मंदिर थी वो नगर बालकृष्ण परिषद जी, के अंदर आती है बालकृष्ण जी, और सवाल तो नगर सुनिए। परिषद के अंदर जो है बालकृष्ण जी सवाल भाजपा जो है वो बैठी हुई है। बालकृष्ण जी, बालकृष्ण जी सवाल 20 सुनिए। वर्षों से, तो वहाँ कांग्रेस के ऊपर जो आप लगा रहे हैं आरोप वो गलत है। बालकृष्ण जी सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर आपके सहयोगी दल है जो आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि भूपेश जी को गिरफ्तार कीजिए, और वहां पर जाके खुद अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां पर बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो भ्रष्टाचारी है। यानी कि आपके दल में, आपके गठबंधन में जो दल है वो भी आपके खिलाफ है और कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन इससे दिखाई देता है। कैसे निपटिएगा सर, कैसे निपटिएगा? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इस देश का गृह मंत्री नालायक है। आप प्रश्न पूछो गृह मंत्री से कि वो क्या कर रहे हैं, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, ये प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए। और जब ईडी और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, जब कोर्ट में पहुंचती है तो उनको लताड़ लगाया जाता है कि भाई सबूत कहाँ है, सब्सिक्वेंशियल एविडेंस कहाँ है, मनी का लेन देन कब हुआ। एक भी प्रश्न का जवाब हमारी ईडी नहीं दे पाती। ईडी जो है वो सरकार की तय दिशा के ऊपर काम कर रही है, केवल विपक्ष को डराने का एक गिद्ध और चील की तरह काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र का हनन कर रहा है। ईडी जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, लोगों को डराने का, लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का, लोगों को भाजपा में शामिल करने का। अगर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है तो ये चुनाव के समय क्या बात लेके आ रहे हैं? 5 साल हो गए ना, करते कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के अंदर करो कार्रवाई, राजस्थान के अंदर करो कार्रवाई, जहां भी आपको लगता है कार्रवाई करो। जनता देख रही है कि ईडी नहीं है साहब, इलेक्शन डिपार्टमेंट है। आप नारायण राणे को पकड़ो, आप अजीत पवार को पकड़ो, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग आज सत्ता के अंदर बैठे और उनको वित्त मंत्रालय और दे दिया कि चोरी करो। ये जो बीजेपी के पास में वॉशिंग मशीन है, जो पाउडर है ना, उससे नहा लो तो सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं। क्या हुआ वहां वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी का क्या रहा, असम के अंदर हेमंत विश्व शर्मा की फाइल लेके चलते थे इतनी मोटी कि अंदर जाएंगे। क्या हुआ, अजीत पवार को बोलते थे जेल में धक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उनके साथ सरकार बना ली, सिंधे के साथ में सरकार बना ली, उसके ऊपर भी ईडी की जांच चल रही थी। ये मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार नहीं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर को दे। हमारे पास में आ जाओ तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बाकी विपक्ष को जो है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमारे को पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। और अभी तक बिल्कुल ईडी को फटकार मिली है। 12 तारीख को फिर से हियरिंग है मनीष सिसोदिया जी की,
उसके ऊपर भी आप देखना रिजल्ट्स क्या रहेंगे। आज इस बात की चर्चा कर रहे हो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, अरे ये तो शुरू से झूठ बोल रहे। 2013 के अंदर जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना आंदोलन हुआ था, आप सोचिए कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उस समय। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ईमानदार गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह सरकार के अंदर ए राजा को, कनिमोझी को अंदर किया गया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के अंदर। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चली और वो बरी हो गई। एक अच्छी खासी सरकार को, एक नियत ईमानदार सरकार को इन्होंने, ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। बब्बर जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचार है, 5 साल थे आपके पास, छत्तीसगढ़ में जांच करवाइए, राजस्थान में आप कहते हैं तो राजस्थान में भी आप जांच करवाइए। ईडी और सीबीआई का जिस हिसाब से आईटी का आप लोग फायदा उठाते हो सरकारी एजेंसियों का, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश है, ये आरोप अभी आप पर लगाए गए हैं। सर जवाब दीजिए इसका कि एक तरह से आप सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ जांच करवाइए। अगर जांच होती है तो अभी तक ईडी उसके पक्ष में जो जवाब होते हैं वो दाखिल क्यों नहीं कर पाती है? देखिए, ये ईडी को अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट कह रहे थे, देश की जनता ईडी को एक्सीलेंट डिपार्टमेंट कह रही है। जिस प्रकार से ईडी काम कर रही है 2014 से लेकर आज तक ईडी ने, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ की संपत्तियां भी सीज की है ईडी ने। तो ईडी अपने घर से लेकर के नहीं आई थी। और अभी बात कर रहे थे, वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहा करते थे कि दिल्ली में सरकार बनते ही 3 महीने में शीला दीक्षित जी को जेल भेजूंगा, जो दिल्ली की उस समय मुख्यमंत्री थी। और दुनिया तो जेल तो गृह मंत्री भेजेंगे, जेल तो गृह मंत्री भेजेंगे। पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। मेरा निवेदन है आपसे, पहले आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। सर एक एक लोग बोलिए, एक एक लोग बोलिए। बालकृष्ण जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा। बालकृष्ण जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, बब्बर जी आप अपनी बात पूरी करिए। आलू से सोना बनाते हैं ये, आलू से सोना बनाते हैं ये। लेकिन सर बब्बर जी ये भी सवाल गलत नहीं है। बब्बर जी सवाल तो ये भी, बब्बर जी सवाल तो आपसे ये भी किया जाता है कि अजीत पवार, जिनके लिए आप लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो आपके पास आते हैं, आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, उन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है। और शुभेंदु अधिकारी की भी बात होती है, हेमंत बिस्वा शर्मा की भी बात होती है। अभी आप पर ये सब आरोप लगाया गया कि ये कौन सी मशीन है जिसमें आके क्लीन हो जाते हैं। आपकी पार्टी में आए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है, दूसरे पार्टी में नहीं तो वो भ्रष्टाचारी। ये आरोप अभी बालकृष्ण जी ने आप पर लगाया, इसका जवाब दीजिए सर। यही तो जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी राहुल गांधी जी को भ्रष्ट कहते थे, सोनिया जी को भ्रष्ट कहते थे, शरद पवार जी को भ्रष्ट कहते थे, ए राजा को भ्रष्ट कहते थे, ये मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्ट कहते थे, तेजस्वी को भ्रष्ट कहते थे, नीतीश को, ये सबके साथ आज कैसे अलायंस बन गया? इनको कौन से वॉशिंग पाउडर में से धो करके निकाला है? जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सूची जारी की थी, ये नंबर 1 का भ्रष्टाचारी, ये नंबर 2 का भ्रष्टाचारी, ये नंबर 3 का भ्रष्टाचारी, आज इनको कौन से वॉशिंग पाउडर से धुलवा करके लाए हैं? अभी पीछे एक चैनल के ऊपर देख रहा था, केजरीवाल जी से जब एंकर ने पूछा कि साहब आप तो इन सबको भ्रष्टाचारी कहते थे, तो इनके साथ कैसे इकट्ठे हो गए? तो कहने लगे क्योंकि बीजेपी को हराना है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को एक साथ लाना है। जिस प्रकार से खुद काम करते हैं, भाई पहले अपने वॉशिंग पाउडर के बारे में तो बता दो कि आप कौन से वॉशिंग पाउडर में से धुल करके निकले जो आप प्योर हो गए। और क्या ये सच नहीं है हिंदू मुस्लिम की जब आप बात करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अलायंस करते हैं? पिछले दिनों बिहार में नीतीश कुमार जी एक योजना लेकर के आए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा काम करने के लिए और वापिस 5 लाख लिया जाएगा। भाई केवल मुस्लिम समाज के लिए क्यों, सर्व धर्म के लिए, सर्व समाज के लिए क्यों नहीं किया जाएगा? क्या ये सच नहीं है? तेलंगाना में जो अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम अस्पतालों के लिए अलग से, मुस्लिमों के लिए अलग से अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जहां केवल मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मुसलमानों को, केवल मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। उर्दू को तेलंगाना के अंदर दूसरी बड़ी भाषा बनाई जाएगी। मस्जिदों को मुफ्त बिजली मिलेगी। भाई केवल मुसलमानों को क्यों? आप दीजिए ना, सबको दीजिए। हिंदुओं ने क्या बुराई की है? बाकी संस्थाओं ने क्या बुराई की है? बाकी धर्म के लोगों ने क्या बुराई की है? आप खुद जो है धार्मिक तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप खुद हिंदू मुसलमान करते हैं, आप खुद देश के अंदर जंग करवाते हैं। आपके होते हुए देश के 2 टुकड़े हुए, प्रधानमंत्री बनने की लालसा के कारण से हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया गया। ये सारे काम तो किए हुए आपके हैं।
और आज आप किस प्रकार से सबका साथ सबका विकास की बात कर सकते हैं? सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के एक मंच पे आकर अरे ये चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो सबकी आंखें खुल जाएंगी, कौन कहां पर क्या कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो कहा वो किया नहीं। दो जो संस्थाएं लड़ रही हैं, एक देशभक्त संस्था है, दूसरी संस्था का पता नहीं कि देशभक्ति कहां है, देश के लिए करना क्या है। क्योंकि केवल मोदी जी को हराना है, क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के एक मंच के ऊपर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। परिणाम देश की जनता जानती है, देश की जनता ने निर्णय ले लिया है। इन सभी राज्यों के चुनावों के जब परिणाम आएंगे तो आप सबको सुखद एहसास होगा। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। बालकृष्ण जी, मोदी को हराना है इसलिए अपनी विचारधारा को एक साइड रखा गया, आपने उन दलों को भी सहयोगी बनाया है जो आपकी पार्टी के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाते रहे, और उसमें सबसे पहले नाम आता है अरविंद केजरीवाल जी का। कैसे चलिएगा सर? ये राह बड़ी कठिन होती हुई नजर आ रही है आपके लिए, क्योंकि अभी तो 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन 24 की तैयारी कैसे हो पाएगी सर? 24 की तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले हम लोकसभा चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो मैं यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। सर लेकिन छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने आपके पार्टी पर, आपकी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, भ्रष्टाचारी सरकार मैं बता तो रहा हूँ। इस प्रश्न का जवाब कोई आपके सहयोगी है ना सर, प्रवक्ता हो, आप उनसे लीजिए। आपके सहयोगी है ना सर, आपकी पार्टी के हमारे गठबंधन में है वो भी। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी सहयोगी है, हमारे तो भाजपा भी सहयोगी है, हमारी केंद्र सरकार है, हम तो मोदी जी के भी मोदी जी भी हमारे सहयोगी है। देखो, सहयोग की बात एक अलग चीज होती है, बात यहाँ मुद्दों की जब आप करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि सारा विपक्ष एक हो गया। अरे विपक्ष तो एक जो है 1975 के बाद में भी हुआ था। विपक्ष को फिर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के ऊपर हैं, तो आप कार्रवाई कर तो रहे हैं, लेकिन आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या शब्द सुनने पड़ते हैं? ईडी को बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है, बार बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वहाँ मुख्य ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर जब आपने उनका पासपोर्ट को रोका तो आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप गए तो आपको सुनाई। विपक्ष का काम होता है कि विपक्ष सुसंगठित होकर सरकार से प्रश्न पूछे, वो हमारा काम है। लोकतंत्र को अंदर जीवित रखना है तो आपको विपक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। अगर विपक्ष जो है सड़क पर से उठ गया तो संसद आवारा हो जाएगी, ये हमारे राम मनोहर लोहिया बोला करते थे। रही बात, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, भाजपा वालों के पास में ये कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आर्या जी, एक सिंपल बात बताइए, इतने मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, जैसे एक एंकर थे हमारे सुधीर चौधरी ने एक गलत प्रोग्राम चलाया कि कर्नाटक के अंदर केवल मुसलमानों को जो है योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पता चला कि योजना के अंदर केवल मुसलमानों को नहीं, एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी को भी, हिंदुओं को भी, सबको दिया गया। सर अभी फिलहाल घोषणा पत्र के अंदर ये बोल रहे हैं कि ये करा रहे, आप घोषणा पत्र लाइए, झूठ मत बोले। हम किसी अदर एंकर की या किसी अदर चैनल की बात ना करके हम अभी फिलहाल मुद्दे पे बात करते हैं, चुनाव पे बात करते हैं। जिस हिसाब से सर, एक सवाल आपसे ये है कि जिस हिसाब से कर्नाटक में बीजेपी ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, वही सेम सिचुएशन, वही सेम मुद्दा आपके लिए छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। बब्बर जी आपसे सवाल कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य काफी अहम है इस बार चुनाव के लिए, और 18 की अगर तस्वीर देखी जाए, 18 का रिजल्ट देखा जाए तो सर उसके मुकाबले काफी मुश्किलें जनता ने पैदा कर दी थी आपके लिए, तो इस बार कैसे टैकल करिएगा बब्बर जी? निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता सर 2018 में देखा था ना रिजल्ट क्या था तीनों राज्यों में, आपके लिए बड़ी मुश्किलें थी। जब चुनाव होते हैं उन समय की परिस्थितियों के ऊपर जो चीजें निर्भर करते हैं। अगर आपने 2018 के परिणाम देखे थे तो 2019 के भी देखे थे आप, और आज ये विधानसभा के चुनाव है ना बब्बर जी, ये विधानसभा के चुनाव है। इनका कैसा अलायंस कि विधानसभा तो लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ और लोकसभा लड़ेंगे इकट्ठे होकर के, तो ये कैसा अलायंस है? ये तय तो कर ले पहले कि हम एक हैं या अलग अलग हैं। और रही बात, मैंने आपसे कहा चुनाव परिणाम जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं, और वो दिन दूर नहीं जब वो समय आएगा।
आप भी और हम भी जो है चुनाव परिणाम के आने के बाद दोबारा से इसी प्रकार से आपके चैनल पर बैठेंगे, ठीक है। बातचीत करेंगे, आपको दोहराएंगे कि हमने कहा था जीतेंगे, जीते और जीत के आपके बीच में आएंगे। ठीक है सर, ये तीनों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीएम का चेहरा कौन या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को आपने पीछे कर दिया, राजस्थान में किसी सीएम का नाम ना तो वसुंधरा राजे को आप आगे कर रहे हो, ना किसी और पार्टी के नेता को या कार्यकर्ता को आगे किया जा रहा है, किसी का नाम नहीं। सीएम का फेस आखिरकार कौन होगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही फेस पर यह चुनाव लड़ा जाएगा? बब्बर जी देखिए, आपको मैं पहले भी कहना चाहता हूँ, पहले भी कह चुका आपसे, कई बार मैंने आपके चैनल पे बताया है आपको कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। जब हम सरकार बनाएंगे उस समय आपको दिल्ली का देश का जो प्रधानमंत्री, जब चुनाव हुआ था तो हमने पहले से तय था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। उस समय भी हम विपक्ष से पूछा करते थे, परंतु आज की जो संभावना है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि पिछली बार हमने सीएम का चेहरा पेश किया था, इस बार नहीं किया, हमने पिछली बार भी पेश नहीं किया था। हमारे यहाँ सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा, जो भी संगठन तय करेगा। आप देखेंगे किस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों को भी हम विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। हम गंभीरता से ये चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम सामने आने के बाद कौन राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है सर, समय का अभाव है बब्बर जी, समय का अभाव है। एक सवाल, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहिए कि इन राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, क्या फ्री की योजनाओं से जनता को साधने की कोशिश आपसे की जा रही, चाहे फिर वो लाडली बहना योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, या फिर उन छात्र छात्राओं को स्कूटी, लैपटॉप, ये तमाम सारी चीजें वितरित करके जनता को साधने की कोशिश, क्या इसी के तर्ज पर ये चुनाव जीतने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है? फाइनल कमेंट 3 सेकंड में आप अपनी बात करिए बब्बर जी। ये मेरे से कहा जा रहा है आप? हेलो जी बब्बर जी, आपसे ही सवाल किया है, आपसे ही सवाल किया। निश्चित रूप से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के अंदर जैसी जो भी क्षेत्र की जनता की, प्रदेश की जनता की जो भी उनकी आवश्यकता होगी, उसको किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनका सहयोग कर सकते हैं, उसके अंदर जो बेहतर हो सकता है वो पार्टी ने करने का निर्णय लिया है, उसके आधार पे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बब्बर जी, तमाम सारे अपना कीमती समय निकालकर टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव है। राज्यों में चुनाव को लेकर एक तरह से ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। मिशन 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इन 5 राज्यों में जिसकी जीत होती है उसका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि 24 में 83 सीटें इन 5 राज्यों की हैं लोकसभा के। अगर जो भी इन 5 राज्यों में जीतता है उसके लिए 24 की रास्ता आसान हो जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी 100 के साथ।